आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन दिखाऊंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम के अच्छे से तैयारी कर सकें। इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस पेपर के सॉल्यूशन भी अपने चैनल पर अपलोड किए थे जो हरियाणा बोर्ड ने जारी किए थे। अगर आप कम समय में किसी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने चाहिए, जिससे आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी और फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दिखाता हूं क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का। क्लास 10th 2022 और 23 का ये सैम्पल पेपर है, हिंदी सब्जेक्ट का है। और पहला क्वेश्चन जो है, हिंदी के क्वेश्चन पेपर हमेशा ग्रामर से आता है। पहला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, दीर्घ संधि के नियम 100 उदाहरण लिखिए। आंसर देखें, दीर्घ संधि में ए और आ के साथ ए आ वर्ण का मेल होने से आ और ई के साथ ई और बड़ी ई वर्ण का मेल होने से बड़ी ई तथा ऊ और ऊ के साथ ऊ और ऊ वर्ण का मेल होने से ऊ वर्ण आता है। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय और हरि प्लस इज हरीस। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यानी कि है क्वेश्चन है, कर्म धारण समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें, जिस समास के दोनों पदों के बीच विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान के संबंध का बोध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महादेव महान है जो देव। उसके बाद है ग क्वेश्चन, तिरोभाव सपूत में उपसर्ग छाटिए। तो तिरोभाव में तिरो और सपूत में स उपसर्ग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रज और आस्तिक के विलोम शब्द लिखिए। अग्रज का है अनुज और आस्तिक का है नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव सूरज के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहले है शिव मंगल और महादेव और उसके बाद है सूरज के सूर्य और दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें, जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग वचन कारक काल आदि के कारण परिवर्तन न आए उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे और तथा लेकिन ऊपर नीचे आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। वो मुहावरा है, अंत भले का भला और दूसरा है फूलाना समाना। तो आंसर देखें इसका, अंत भले का भला इसका मतलब होता है भले का सदा भला, यानी कि भले व्यक्ति का हमेशा सदा भला होता है। जो मनुष्य सदा दूसरों का भला करता है उसका सदा भला ही होता है, इसलिए यह सच है कि अंत भले का भला। और दूसरा जो मुहावरा है वो है फूलाना समाना। इसका अर्थ होता है अत्यंत खुश होना। दिव्यम 10वीं कक्षा का परिणाम देखकर फूला नहीं समाया, यानी कि अच्छा रिजल्ट आया था इसलिए वो अत्यधिक खुश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। आंसर देखें, जहां किसी एक व्यंजन की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं या फिर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद के लक्षण लिखिए। आंसर देखें, जिस छंद के दोनों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं यह उसे चौपाई छंद कहते हैं और यह एक सममात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। सदाचार का महत्व, वायु प्रदूषण, मेरा प्रिय पड़ोसी, विज्ञान, अभिशाप या वरदान, होली का त्योहार। तो इसमें से मैंने वायु प्रदूषण के ऊपर जो है प्रस्ताव लिखा है, निबंध लिखा हुआ है। आंसर देखें, वायु प्रदूषण, जब शुद्ध ताजी हवा धूल धुआं विषैली गैसों मोटर वाहनों मिलों और कारखानों आदि के कारण प्रदूषित होती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ताज़ी हवा स्वस्थ जीवन का बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि तब क्या होगा जब पूरे वातावरण की वायु गंदी हो जाएगी। सबसे पहले वायु प्रदूषण पूरी मानव जाति के लिए
बड़े खेद की बात है, यानी कि बड़े दुख की बात है कि वायु प्रदूषण हो रहा है। वायु प्रदूषण के कुछ प्रमुख बड़े कारकों में भोले किसानों के द्वारा अपनी फसल की उपज को बढ़ाने के लिए विषैले उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का प्रयोग है। इन उर्वरकों से रासायनिक और खतरनाक गैसें अमोनिया निकलती है और वायु में मिलकर वायु प्रदूषण का कारण बनती है। जीवाश्म ईंधन का जलना जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जिसमें अन्य कारखानों के जलावन भी शामिल हैं, आदि वायु प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। मोटर वाहनों और स्वचालित वाहनों से निकलने वाला विभिन्न प्रकार का धुआं जैसे कारों, बसों, बाइक, ट्रक, जीप, ट्रेन, हवाई जहाज आदि भी वायु प्रदूषण का कारण है। उद्योगों के बढ़ती संख्या के कारण विषैले औद्योगिक धुएं और हानिकारक गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन यौगिक, हाइड्रोकार्बन और रसायन आदि कारखानों तथा मिलों में से पर्यावरण में छोड़ी जाती हैं। कुछ घरेलू गतिविधियां जैसे सफाई करने के लिए अज्ञानतावश सफाई उत्पादकों का प्रयोग करना, कपड़े धोने का पाउडर, पेंट आदि भी बहुत से विषैले रसायनों को वायु में छोड़ता है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर ने इससे सजीवों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक और हानिकारक प्रभावों को भी बढ़ाया है। वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का भी कारण है, क्योंकि वातावरण का तापमान ग्रीन हाउस गैसों के स्तर के बढ़ने के कारण ही बढ़ रहा है। ये ग्रीन हाउस गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव और बढ़ता हुआ समुद्र का स्तर, ग्लेशियर का पिघलना, मौसम का बदलना, जलवायु का बदलना आदि को फिर से बढ़ाती हैं। बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण कई घातक रोगों जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, गुर्दे की बीमारियां आदि ये सभी मृत्यु का कारण बन रही हैं। बहुत से महत्वपूर्ण पशुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियां इस ग्रह से पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। पर्यावरण में हानिकारक गैसों का बढ़ना अम्लीय वर्षा और ओजोन परत के क्षरण यानी कि नुकसान का कारण बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। खेलों का महत्व बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। और दूसरा है, 2 आएंगे आपके पास, एक एप्लीकेशन एक और एक लेटर आएगा, तो इनमें से कोई भी जो आपको आसान लगे वो एक करना है। विद्यालय में स्वच्छ जल की व्यवस्था है तो मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना। ये एप्लीकेशन और ये पत्र है, लेटर है, तो इन दोनों में से एक करना है आपको फाइनल एग्जाम में। यहाँ पर मैंने जो है पहले वाला खेलों का महत्व वाला ये वाला करवाया है, तो एड्रेस आपने देख लिया। जो मेन है मैं वो आपको पढ़ के बता देता हूँ। आप यह भली भांति जानते हैं कि शिक्षा में खेलों का बहुत महत्व है, किंतु खेलों के प्रति हमारी रुचि कम है। शिक्षा जहाँ मनुष्य का शारीरिक मानसिक विकास करती है, वहाँ खेलों से मनुष्य का चहुमुखी विकास होता है। इसलिए हमें प्रतिदिन पढ़ाई के साथ साथ खेल भी खेलना चाहिए। क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, कुश्ती, रस्साकसी आदि ऐसे खेल हैं जिन्हें हम आसानी से जीवन में अपना सकते हैं। खेलों को अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा बनाकर अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। संभवतः खेलों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। आशा है कि आप खेलों का महत्व समझकर जीवन में जरूर अपनाएंगे। उसके बाद आपका प्रिय शिष्य और अपना नाम लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने माथे पर क्या धारण किया हुआ है? तो आंसर है मुकुट। दूसरा क्वेश्चन है, कुम्हड़ बत्तियां किसे देखकर मुरझा जाती हैं? तो इसका आंसर है तर्जनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता में किस मास का वर्णन किया गया है? तो आंसर है फागुन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण के मुख पर हंसी किसके समान सुशोभित है? तो आंसर है चंद्रमा की चांदनी के समान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों का मन चुरा कर कौन ले गया था? तो आंसर है श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते? तो आंसर है बालक। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के
उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो काव्यांश वाला हिस्सा था उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो ये वो काव्यांश है, ये स्टार्टिंग की लाइन है और ये एंड की लाइन है। क्वेश्चन है पहला, उपयुक्त काव्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो आंसर है, कविता है सूर के पद और जो कवि है वो है सूरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश का प्रसंग स्पष्ट करें। तो आंसर है, इस काव्यांश में बताया गया है कि गोपियाँ किस प्रकार उद्धव के प्रेमहीनता का मजाक उड़ा रही हैं। वे कहती हैं कि उद्धव के हृदय में प्रेम का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति बड़भागी में निहित व्यंग्य स्पष्ट करें। आंसर देखें, अति बड़भागी में व्यंग्य भाव है। गोपियाँ मजाक में उद्धव को बड़ा भाग्यशाली मानती हैं क्योंकि वह श्री कृष्ण के निकट रह कर भी उनके प्रति प्रेम भाव में बंधा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो आंसर देखें, पानी पर तैरते कमल के पत्ते और जल में पड़ी तेल भरी गगरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव को बड़भागी किस लिए कहा गया है। आंसर देखिए, क्योंकि वह श्री कृष्ण के प्रेम को पास रहकर भी नहीं समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित काव्यांश में निहित भाव एवं शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये है काव्यांश और ये है नीचे आंसर इसका। पहले है भाव सौंदर्य। कवि अपने बच्चों को काफ़ी लंबे समय के बाद मिला और उसके मुंह में उगे छोटे छोटे दांतों को देखकर अति प्रसन्न हो उठा। उसे यह प्रतीत हुआ था कि उसकी मुस्कान में अपार सुंदरता छिपी हुई थी। उसके बाद है काव्य सौंदर्य। काव्यांश में खड़ी बोली सरल एवं सहज है। तत्सम शब्दावली की प्रचुरता है। लाक्षणिकता का समावेश है। प्रसाद गुण है। वात्सल्य रस है। अनुप्रास अलंकार की शोभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। आंसर देखें, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि वह अपने जीवन के समस्त सुख दुख उसी के साथ बांटती थी। वही उसके सबसे निकट थी, वही उसकी अंतरंग साथी थी, वही उसकी भावनाओं को समझती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में दें। आंसर देखें, फादर बुल्के ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किस वर्ष छोड़ दी। तो आंसर है अंतिम वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया है। आंसर है पतनशील सामंती वर्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है। तो आंसर है चश्मे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर हिंदी को किस भाषा के रूप में देखना चाहते थे। तो आंसर है इसका राष्ट्रभाषा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीरा लजीज होता है परंतु लेकिन होता है शकील, इसमें शकील का क्या अर्थ है। आसान, इसका आंसर है आसानी से न पचने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से हालदार साहब कब गुजरते थे। तो आंसर है हर 15वें दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था। तो आंसर है मझोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खीरे की फाकों को कैसी नज़र से देखा। तो आंसर है सहतर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश का शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है और नीचे क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यावतरण के रचयिता एवं पाठ का नाम लिखिए। आंसर है, पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत और लेखक है रामवृक्ष बैनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना की प्रकाष्ठा कब कब दिखाई देती है। तो आंसर है जिस दिन उसके इकलौते बेटे का देहांत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के बेटे का स्वभाव कैसा था। तो आंसर है सुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अथवा स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय देते हुए उसकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर मैंने स्वयं प्रकाश के साहित्यिक विशेषताएं और जीवन पर मतलब इसके बारे में लिखा है।
जीवन यानी कि जीवन परिचय। सुप्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में सन 1947 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के पश्चात औद्योगिक प्रतिष्ठान में सेवा कार्य किया। सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि रिटायरमेंट के बाद से वे भोपाल में रहकर वसुधा नामक पत्रिका का संपादन कार्य कर रहे हैं। इन्हें पहल बनमाली तथा राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। रचनाएं। स्वयं प्रकाश एक सशक्त कथाकार हैं। इनके अब तक 13 कहानियां संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, संधान आदि हैं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं जिनमें प्रमुख ईंधन, बीच में विनय प्रसिद्ध है। भाषा शैली। स्वयं प्रकाश का कथा साहित्य मध्यम वर्गीय जीवन की सरल झांकियां प्रस्तुत करता है। नेताजी का चश्मा कहानी में लेखक ने देश के नेताओं के प्रति आम आदमी तथा बच्चों की श्रद्धा का सजीव अंकन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। शहनाई की दुनिया में डूमराव को क्यों याद किया जाता है? आंसर देखें। शहनाई की दुनिया में डूमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि यहाँ सोन नदी के किनारे पाई जाने वाली नरकट नामक घास से रीड बनाई जाती है। इसी रीड से शहनाई को फूंका जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी डुमराव में हुआ था। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां और पिता उस्ताद पैगंबर बख्श खां भी डुमरगांव के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कृतिका भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ का मूल भाव स्पष्ट करें। आंसर देखें। माता का आंचल नाम के माध्यम से लेखक ने माँ के प्रेम का वर्णन किया है। माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार से पालती है। बच्चा अपना अधिकतर समय पिता के साथ बिताता है। इसके बावजूद भी मुसीबत के समय में बच्चे को अपनी माँ की ही याद आती है। बच्चा अपने पिता से लगाव होने के बावजूद भी अपनी माँ को ही शरण लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें। जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ एक सटीक व्यंग्य है हमारे शाही तंत्र की गुलामी की मानसिकता पर। जब रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत दौरे पर आ रही थी तो बड़े बड़े हुकामों ने दिल्ली का कायापलट कर दिया। वे भूल चुके हैं कि इसी महारानी के देश ने ही उन्हें कभी गुलाम बनाया था। इस निबंध में सरकारी कार्यप्रणाली पर भी व्यंग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, गंतोक की मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? आंसर देखिए। गंतोक को मेहनतकशों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ स्त्री पुरुष बच्चे सभी पूरी मेहनत से काम करते हैं। स्त्रियाँ बच्चों को पीठ पर लाद कर काम करती हैं। स्कूल जाने वाले विद्यार्थी स्कूल में आने के बाद अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ सभी कार्य मेहनत से पूरे होते हैं, इसलिए यह मेहनतकश बादशाहों का शहर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किमी युवक ने कटाओं के बारे में लेखिका को क्या बताया? आंसर देखें। सिक्किमी युवक ने कटाओं के बारे में लेखिका को बताया कि इस समय कटाओं में बर्फ़ देखने को मिल सकती है। इसे भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। अभी तक यह टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना, इसलिए वह अपने प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। यह लुथांग से 500 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 2 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? आंसर देखें। भोलानाथ जब साथी बालकों की टोली दिखाई देती है, भोलानाथ को भी जब साथी बालकों की टोली दिखाई देती है तो उनका खेलना कूदना देखकर वह गुरु जी की
डांट फटकार तथा अपना सिसकना भूल जाता है और उनके साथ खेलने में मगन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नैतिक शिक्षा पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये सभी क्वेश्चन जो है नैतिक शिक्षा से हैं। पहला क्वेश्चन है योगाभ्यास सहन शक्ति के विकास में किस प्रकार सहायक है, यानी कि योग से किस प्रकार सहन शक्ति बढ़ती है। आंसर देखें, प्रतिदिन योगाभ्यास करने से हमारा शरीर चिंता एवं तनाव से मुक्त हो जाता है। जैसे योग करने से हमारी अनेक नकारात्मक भावनाएं जैसे कमजोरी, क्रोध, ईर्ष्या आदि समाप्त हो जाती हैं। साथ ही हमारे अंदर प्रसन्न रहने की वृत्ति का विकास होता है। इस प्रकार योगाभ्यास हमें दुख से बाहर निकालकर हमारी सहन शक्ति को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वचने की दरिद्रता युक्ति का अर्थ लिखो। आंसर देखें, वचने का दरिद्रता युक्ति का अर्थ है संसार के समस्त जीव मीठी वाणी को सुनकर प्रसन्न होते हैं, अतः हमें मीठे वचन बोलने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म का मिठास से क्या अभिप्राय है। आंसर देखिए, कर्म की मिठास से अभिप्राय कर्म से मिलने वाले आनंद से है, यानी कि काम करते हुए जो हमें खुशी मिलती है उससे है। यह तो सभी जानते हैं कि मिठास भी कम मीठी नहीं होती। हाँ, कर्मशील व्यक्ति को उस मिठास की खोज अवश्य करनी पड़ती है। कर्म की मिठास की प्राप्ति मनुष्य के लिए सौभाग्य की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबेरियाई सारस की किस विशेषता की सालिम अली ने खोज की। आंसर देखें, साइबेरियाई सारसों की एक एक आदत को सालिम अली अच्छी तरह से पहचानते थे। उन्होंने ही अपने अध्ययनों के आधार पर यह खोज की थी कि साइबेरियाई सारस मांसाहारी नहीं होते, वे पानी के किनारे पर जमी काई खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या को छुपा हुआ धन क्यों कहा गया है। आंसर देखें, विद्या को छुपा हुआ धन इसलिए कहा गया है क्योंकि वह मनुष्य की ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। यह हमेशा व्यक्ति के साथ ही रहती है। जब व्यक्ति सब इच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से इसे किसी को देता है तभी वह दूसरे के पास जाती है। तो ये था आपका सैम्पल पेपर, हिंदी के सैम्पल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।